नमस्ते बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 10th का और चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश। तो प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो प्रकाश चैप्टर है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम जानेंगे कि प्रकाश कहते हैं किसको। तो बोलता है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। तो चलिए देखते क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसे हमें देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश क्या है? एक बाहरी कारण है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की हमें अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद देखेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर हवा न हो। निर्वात का मतलब कि जहां पर हवा न हो उसमें प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और हवा में भी अप्रॉक्स इतना ही हम लोग लेते हैं। फिर उसके बाद प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश हमें एनर्जी देती है। प्रकाश क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात का मतलब जहां पर हवा न हो उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और सबसे पहले किसने बताया था प्रकाश हवा में निर्वात में प्रकाश का वेग? तो रोमन। इसका नाम क्या है साइंटिस्ट का? रोमन, जिन्होंने सबसे पहले गणना किया था कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। वह साइंटिस्ट का नाम क्या है? रोमन। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश विद्युतीय तरंग है। मतलब विद्युतीय तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग भी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे प्रोटॉन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये प्रकाश का किरण है, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये प्रकाश जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसे प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से है। प्रकाश का विवर्तन क्या कहता है कि जब हम प्रकाश के पथ में पथ का मतलब रास्ता, जब हम प्रकाश के पथ में अपारदर्शी का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश पार न कर सके। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? जब प्रकाश के पथ में अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है और उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश के पथ में अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और इस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो इसको फिर से हम समझ लेते हैं बढ़िया से। अब देखिए, अब आपको हम समझा रहे हैं विवर्तन का मीनिंग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा अत्यंत का मतलब सूक्ष्म, अब मान लेते हैं प्रकाश चल रहा है, गया जा रहा है और जैसे ही इससे आता है तो प्रकाश ऐसे निकल जाता है। यानी क्या हुआ कि जब प्रकाश के पथ में जब हम अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख देते हैं तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है और उसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
इस प्रभाव को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो ये परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या, फिर से पढ़ देते हैं। जब प्रकाश के पथ में अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। अब देखिए ये छोटी छोटी बात, क्योंकि जब हम इसमें हम फिजिक्स के अंदर तक जाएंगे, लाइट के अंदर तक जाएंगे, तो उसमें छोटी छोटी बात आएंगे, तो हम चाहते हैं कि उन सभी छोटी छोटी बातों को हमने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आप लोग उतार सकते हैं। तो उतार दीजिएगा। देखिए किरण क्या कहता है, कहता है कि प्रकाश के पथ की दिशा, अगर प्रकाश ये है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, अगर इसमें हम दिशा दे देंगे तो क्या हो गया, इसी को कहते हैं किरण। क्या कहते हैं, किरण। यानी प्रकाश के पथ की जो दिशा होगी, प्रकाश के पथ की जो दिशा होगी उसको हम क्या कहते हैं, किरण। तो प्रकाश के पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है। अब आता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो पुंज का मतलब होता है गुच्छा, तो हम कह सकते हैं किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज। ठीक है। अब उसके बाद अब हम समानांतर किरण पुंज को हम परिभाषित कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं बचने के कारण। तो समानांतर किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें, पुंज का मतलब होता है गुच्छा, मतलब बहुत से किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज। अब देखिए अभिसारी, अभिसारी यानी अभिसारी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, तो देखिए ये है, तो क्या बोला परिभाषा, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती हो। तो देखिए एक पॉइंट से सभी किरणें क्या हो रहा है, निकल रहा है और आगे चल के क्या हो रहा है, फैल रहा है, इसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। फिर से, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती है, उस किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब अपसारी, जिस किरण पुंज की सभी किरणें आगे चल के एक पॉइंट पर मिलती है। अब मान लेते हैं कि यहां से प्रकाश चला, यहां से प्रकाश आया, फिर यहां से आया, फिर यहां से आया। तो देखिए क्या है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या होता है, आगे चल के कहां मिलता है, एक पॉइंट पर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, उस किरण पुंज को बोलते हैं अभिसारी, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से छाया, एक आता है छाया और एक आता है प्रतिबिंब। छाया और प्रतिबिंब, तो छाया और प्रतिबिंब में अंतर है। आप लोग कभी कभी छाया को प्रतिबिंब कह देते हैं, तो आपको हम थोड़ा सा इस पर क्लियर करते हैं। जैसे आप मिरर में, मतलब दर्पण में जो चित्र देखते हैं वह हूबहू देखते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। अभी देखिए, अब छाया का एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए हाथ का, ये देखिए बोर्ड पर हमारा छाया बनता है, तो इसको हम कहते हैं छाया। प्रतिबिंब कहां बनता है, तो दर्पण पर बनता है। छाया कैसे बनता है, तो देखिए क्या होता है छाया में कि प्रकाश के रास्ते में, मान लेते हैं कि ये प्रकाश आपका आ रहा है, ये प्रकाश आपका आ रहा है और ये हमारा हाथ क्या है, अपारदर्शी है। तो जब प्रकाश के पथ में, रास्ते में जब हम अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण बगल में एक अंधेरा क्षेत्र बनता है और उस अंधेरा क्षेत्र का नाम है छाया। फिर से, ये हमारा हाथ क्या है,
अपारदर्शी है क्योंकि प्रकाश इसको पार नहीं करेगा। तो मान लीजिए कि हमारा ये जो मार्कर है ये प्रकाश की किरण चला, कहीं से किसी वस्तु से निकला है ना, और ये हमारे हाथ पर पड़ा, तो ये प्रकाश जो किरण है इस हाथ को क्या करेगा, पार नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बगल में एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा, उसको हम छाया कहते हैं। परीक्षा के दृष्टि से नोट लिखा हुआ है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, जब प्रकाश के पथ में मतलब प्रकाश के रास्ते में जब हम अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण बगल में एक अंधेरा क्षेत्र बनता है और उस अंधेरा क्षेत्र का नाम क्या है, छाया। तो देखिए, अभी देखिए हाथ का छाया बन, तो क्या प्रकाश आ रहा है, हथेली पर पड़ा, इसको पार नहीं कर पाया, जिसके कारण बगल में क्या बन रहा है, एक अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, इसी को हम कहते हैं छाया। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के पथ में जब अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहां पर एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया। फिर से समझिए, क्योंकि साइंस जो है रटने की चीज नहीं है, साइंस समझने की चीज है। तो आप परिभाषा को भी अगर आप सही से समझते हैं तो फिर आपको याद हो जाएगा। देखिए छाया कैसे बनता है, पहले बताया कि छाया और प्रतिबिंब में अंतर है। प्रतिबिंब हम लोग दर्पण में देखते हैं, आईना में देखते हैं, जो हूबहू दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। छाया जैसे मान लेते हैं सर पर आप धूप के सामने बैठते हैं या खड़ा रहते हैं तो आपके पीछे बगल में एक छाया बन जाता है, तो उसको एक चित्र बन जाता है, उसको हम बोलते हैं छाया। तो आखिर ये बनता कैसे है, तो जब हम प्रकाश के रास्ते में जब हम किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे तो प्रकाश इसको पार नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बगल में क्या होता है, एक अंधेरा क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ। चलिए अब प्रकाशीय माध्यम, अब इसके मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद हम परिभाषा को देखेंगे। फिर से हम आपको जो भी लिखाएंगे उसको आपको रटना नहीं है, क्योंकि हम उसको परिभाषा को समझाएंगे, रटना नहीं है। अगर आप एक बार छाया का परिभाषा देखेगा तो आपको याद हो गया होगा। क्या, तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण बगल में एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लिखा हुआ है प्रकाशीय माध्यम। क्या लिखा हुआ है, प्रकाशीय माध्यम। फिर से ये छोटी छोटी जो बात है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम अगला वीडियो हम बनाएंगे, अगला लेक्चर देंगे, तो ये छोटी छोटी बात उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने सोचा कि चलो कुछ छोटी छोटी बातों को बच्चा को हम पहले बता देते हैं ताकि उसको आगे चल के दिक्कत ना हो। अब देखिए प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम का मतलब होता है प्रकाश का रास्ता। प्रकाशीय माध्यम का मतलब होता है प्रकाश का रास्ता। जैसे व्यक्ति को चलने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रकाश को चलने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश का रास्ता मतलब प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम दो तरह के होते हैं, एक समांगी माध्यम और दूसरा विषमांगी। अब देखिए, तो प्रकाशीय माध्यम मतलब प्रकाश का रास्ता। जैसे व्यक्ति को चलने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है, तो हम लोग भी देखते हैं कि हमारे पास भी दो रास्ते होते हैं, एक पिचिंग रास्ता और एक ईंट का रास्ता। तो सोचिए आप किस में स्पीड चलिएगा, तो कहिएगा कि पिच वाला पर स्पीड में चलेंगे सर जी, ईंट वाले में स्पीड हमारी कम होगी। तो उसी प्रकार प्रकाशीय माध्यम भी दो तरह का होता है, एक समांगी माध्यम, एक विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम का मतलब पिच वाला रास्ता और विषमांगी मतलब ईंट का रास्ता। तो किससे प्रकाश अधिक चलेगा, समांगी माध्यम से। तो अब पहले चलेंगे कि प्रकाश का रास्ता मतलब प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। कहता है वह क्षेत्र
जिससे होकर प्रकाश, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो वो जो 20 का जो एरिया होता है वही हमारा कहलाता है क्या, प्रकाशीय माध्यम। मान लीजिए अब इसको हम परिभाषा को समझाते हैं। ये आपके पास एक सन है, क्या है, ये सन है। अब देखिए ये आपके पास आंख है, ये आपका आंख है, और इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच यानी सन और आंख के बीच में एक मान लेते हैं ये रास्ता हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र, देखिए क्या है, ये वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश, यानी इसी क्षेत्र से होकर, कहता है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, प्रकाश कहां से निकलेगा, सन से निकलेगा, सन से निकला आंख तक पहुंचा। तो देखिए वह क्षेत्र, ये क्षेत्र है, इसका नाम दे दीजिए ए। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश चलेगा कहां से, तो उस वस्तु से निकलेगा और किसी दूसरे के आंख पर पड़ेगा। तो देखिए वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश, तो प्रकाश कहां से निकलेगा, किसी ऑब्जेक्ट से निकलेगा और उस क्षेत्र से होते हुए हमारी आंखों तक आएगा। तो वे जो क्षेत्र कहलाएगा, ये जो क्षेत्र कहलाएगा प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। फिर से, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश, मतलब वह क्षेत्र का मतलब वही उसी क्षेत्र से प्रकाश चलेगा। तो प्रकाश कहां से निकलेगा, एक ऑब्जेक्ट से निकलेगा और इस क्षेत्र से होकर हमारे आंख तक पहुंचेगा। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम, मतलब प्रकाश का रास्ता। तो देखिए वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, वस्तु हमारा क्या है, सन, सन से निकलकर कहां पहुंच रहा है, आंख के पास पहुंच रहा है। तो ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के, दो प्रकार के, समांगी विषमांगी। समांगी मतलब पिच वाला रोड, विषमांगी मतलब ईंट का रोड। किसमें चाल अधिक होगा प्रकाश का, तो समांगी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे समांगी माध्यम का परिभाषा देखेंगे। देखिए समांगी माध्यम कहता है, कह क्या रहा है, आपको पढ़ के समझा देते हैं। कहता है समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट, प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे जल, अगर मान लेते हैं जल का एक कण भी लीजिएगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सेम होगी। तो प्रत्येक भाग के गुण और बनावट, बनावट मतलब संरचना समान होती है। ऐसे माध्यम को समांगी माध्यम कहते हैं, जैसे हवा, कांच, जल, etc। ठीक है, तो समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण बनावट क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे माध्यम को कहते हैं समांगी माध्यम। इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे अधिक होगी। विषममांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। जैसे गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण, इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। दूसरा आता है, एक लिखा हुआ है कैल्साइट। कैल्साइट जो होता है एक स्टोन है, एक पत्थर है। ठीक है बच्चों, तो कैल्साइट क्या है, एक स्टोन है, एक पत्थर है। इसमें भी चाल, प्रकाश की चाल कम होती है। किसके अपेक्षा, समांगी माध्यम की अपेक्षा इसमें प्रकाश की चाल धीमी होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और इस चैप्टर में अपवर्तन। तो पहले हम बात समझ लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और अपवर्तन, एकदम आपको समझ में आएगा। अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में अंतर है। फिर से, प्रकाश का परावर्तन
और प्रकाश का अपवर्तन में अंतर है। अब देखिए इसका परिभाषा और इसका परिभाषा पहले हम आपको समझाते हैं, फिर बोर्ड पर जो लिखा चीज है उसको हम पढ़ते हैं। मान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन कब कहेंगे, जब प्रकाश किसी माध्यम से आया, किसी माध्यम से चलकर आया और किसी वस्तु पर पड़ा और पड़ने के बाद फिर उसी रास्ते में लौटता है तो उसको बोलते हैं परावर्तन। फिर से मान लेते हैं कि प्रकाश ये हवा है आपका, मान लेते हैं ये हवा है, ये हवा है और यहां पर आपका मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, हवा है। हवा क्या है, माध्यम है। कैसा माध्यम, समांगी। अब मान लेते हैं सन है, अब सन से प्रकाश चला तो ये सब क्या है, हवा, ठीक है। हवा से चला, वस्तु के सतह पर पड़ा, फिर कहां गया, ये हवा है। तो माध्यम चेंज नहीं किया। कहने का मतलब जब प्रकाश रास्ता को नहीं बदलता है तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश रास्ता ना बदले, मतलब जिस रास्ते से आया फिर उसी रास्ते में लौट गया, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से प्रकाश का परावर्तन एक लॉजिक में समझेंगे। प्रकाश जिस रास्ते से आया, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा, पड़ने के बाद उसी रास्ते में चला गया, तो हम कहेंगे कि ये परावर्तन की घटना है। अपवर्तन, देखिए अपवर्तन समझते हैं, जब प्रकाश एक रास्ते से आया और दूसरे रास्ते से चला गया तो इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। यानी जब माध्यम बदल जाए, जब माध्यम में चेंज हो जाए तो अपवर्तन, जब माध्यम का मतलब रास्ता, जब माध्यम में कोई परिवर्तन न हो तो परावर्तन। फिर से परावर्तन, जब प्रकाश जिस रास्ते से आया, किसी ऑब्जेक्ट से टकराया और उसी रास्ते में चला गया, मतलब हवा से आया, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट पर पड़ा, टकराने के बाद फिर हवा में चला गया, तो क्या बोलेंगे, परावर्तन, ठीक है। अपवर्तन, जब प्रकाश रास्ता बदले, मान लेते हवा से आया, जल में चला गया, जैसे एग्जाम्पल 4, ये आपका जल है और ऊपर आपका हवा है, ये सन है। अब देखिए प्रकाश गया, हवा है, हवा से चलकर मान लेते हैं जल में प्रवेश किया, तो बताइए हवा भी रास्ता, जल भी रास्ता, माध्यम बदला, यस, हम कहेंगे अपवर्तन की घटना। क्या कहेंगे, अपवर्तन की घटना। बात समझ में आया बच्चों, चलिए ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन का क्या डिफिनीशन है, परिभाषा क्या है, तो आप समझिए, फिर हम परिभाषा को पढ़ेंगे। चलिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक वस्तु है। ये क्या है, ये भी क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं ये आपके पास सन है, ये आपके पास सन है, प्रकाश चला, तो जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह पर पड़ेगा, मान लेते हैं प्रकाश एक, ये भी एक वस्तु है, इसके सतह पर पड़ा, तो कितनी घटना हो सकती है, 3। फिर से अगर प्रकाश किसी वस्तु के सतह पर पड़ेगा तो 3 घटना होगी। कितनी घटना होगी, 3। अगर कोई भी प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो 3 घटना होती है। पहला, या तो प्रकाश उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो गया होगा, मान लेते हैं प्रकाश इस वस्तु ए भी पड़ा होगा और ए भी उस प्रकाश को अवशोषित कर लिया होगा, ऐसा भी होता है, होगा। या ये हो सकता है कि प्रकाश उस वस्तु को पार कर गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, या इसके सतह से टकरा कर वापस लौट गया होगा। तो ध्यान से, अगर प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो 3 घटना होती है। फिर से, अगर प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो 3 घटना होती है, या तो वस्तु द्वारा प्रकाश अवशोषित हो गया होगा, वस्तु द्वारा, यानी वस्तु उस प्रकाश को अवशोषित कर लिया होगा, ऑब्जर्व कर लिया होगा, ये हो सकता है, या प्रकाश उस वस्तु को पार कर गया होगा, ये दूसरी घटना हो सकती है, या उस वस्तु के सतह से टकराकर लौट गई होगी।
तो प्रकाश देखिए ये हवा था, तो प्रकाश हवा से आया, इस वस्तु से टकराया इसके सतह से और लौट गया। तो लौटने की जो घटना होती है उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी आया हवा से, हवा में चला गया, माध्यम चेंज किया नहीं, कौन सी घटना? परावर्तन। तो वही कहता है कि जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से, समांगी माध्यम का मतलब हवा, जल इत्यादि से, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलके मतलब हवा से चलके किसी अन्य वस्तु के सतह पर पड़ती है। फिर से, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें, देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं, जब प्रकाश की किरणें बहुत से किरणें ले लेते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह से, ये वस्तु के सतह से टकराती है, तो या तो प्रकाश उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है, या उस वस्तु को पार कर जाएगी, या उसके सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है, या उस वस्तु से पार हो जाती है, या उसके सतह से टकराकर लौट जाती है। इस तरह प्रकाश उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझा देते हैं बच्चों। देखिए परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश जिस रास्ते से आया किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा, उसी रास्ते से लौट गया, हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन कब? जब प्रकाश एक माध्यम से आया दूसरे माध्यम में चला गया, एक रास्ते से आया दूसरे रास्ते से चला गया, तो अपवर्तन की घटना होगी। तो अब सोचिए कि अगर आपके पास ये सन है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं। अब ये प्रकाश की किरणें, बहुत से किरणें, और प्रकाश से जो भी किरणें चलती है वह एक दूसरे के समानांतर होती है। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह पर क्या हो रही है? पड़ती है, तो या तो अन्य इस वस्तु द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिया होगा, या इसको पार भी कर गया होगा, या इसके सतह से टकराकर लौट गया होगा। तो लौटने की जो घटना होती है इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब हम देखेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण तीन तरह के होते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दर्पण कहता है, दर्पण का परिभाषा वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश नियमित रूप से परावर्तित होती है और साथ ही साथ उसका एक सतह अवश्य रंगा होना चाहिए। वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश नियमित रूप से परावर्तित होती है, देन उसको हम कहते हैं दर्पण। तो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। फिर से
दर्पण का परिभाषा वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश नियमित रूप से परावर्तित होती है और साथ साथ उसका एक सतह रंगा होता है। किसी भी चीज का दो सतह होता है, जैसे हाथ का एक इधर का सतह एक इधर का सतह, तो एक सतह रंगा होना चाहिए तब ये दर्पण होगा, नहीं तो वह कांच हो जाएगा और कांच में प्रकाश आर पार हो जाता है, लेकिन दर्पण में प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे। कल हम पढ़ेंगे दर्पण का परिभाषा, समतल दर्पण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, तो फिर से आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।